अंधविश्वास तो कोविड में भी इन्होंने फैलाया, थाली बजाओ कटोरा बजाओ, तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो अपने लोगों को खो बैठे हैं और मेरे हिसाब से तो विकास की बात होनी चाहिए। मैं उन आंकड़ों को नहीं मानती जो हॉस्पिटल में डेथ हुई, क्योंकि मेरी आंखों देखी बातें हैं। हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया कोविड पेशेंट को, अंदर बेड नहीं थे, अंदर एंट्री नहीं दी उन्होंने। जो मैंने एक रात का नजारा पूरे यूपी में देखा, मथुरा में देखा, आगरा में देखा और दिल्ली में देखा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने वो जो चीजें देखी, वो मौतें मैंने देखी, वो रात। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनीता गौतम है। कहाँ से आप? मैं आगरा से आई हूँ। जी, आज आप जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है? मेरे को दिक्कत ये है कि जो मेरे अपने मुद्दे हैं कोविड को लेकर और कोविड महामारी को लेकर हैं, मैं उसी मुद्दे के बेस पर यहाँ पर आई हूँ। तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से? मेरी डिमांड ये है कि मैंने अपने हस्बैंड को खोया है कोविड से, और मेरे पास ना तो मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट बन पा रहा है, क्योंकि शमशान घाट में मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं है। कोविड में ये है, मैं हर अस्पताल में अपने हस्बैंड को लेकर गई हूँ। खाली मेरी एम्बुलेंस में वो ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, उससे 70 लेवल आया था ऑक्सीमीटर का, तो उन्होंने कहा वेंटिलेटर पे ले जाओ। कहाँ ले जाती, जब सारे अस्पतालों के दरवाजे बंद मिले, पूरी यूपी, मथुरा, आगरा में मैं ले लेकर रेनबो, मैदानता, कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि मेरी शादी को अभी 3 साल ही हुए थे और मेरा बहुत लगाव मेरे हस्बैंड से था, बहुत अटैचमेंट मेरा हस्बैंड, हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया था और एडवोकेट हैं वो। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अचानक एक ही दिन में 22 को, अभी ये जो अप्रैल है, इसी में कोविड लहर थी अप्रैल के महीने में, और इस तरीके से वो कोर्ट से आए और उनको मतलब कि बुखार फील हुआ और मैंने पैरासीटामोल की गोली भी दी। मतलब कि कोई भी अवेयरनेस नहीं था, कोई भी जागरूक प्रोग्राम नहीं थे कोविड को लेते हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, कटोरा बजवाया, लोटा बजवाया, ये सब अंधविश्वासों की बातों पर विश्वास किया हम लोगों ने। तो इन सब चीजों से कोरोना तो नहीं गया, मैंने तो अपना हस्बैंड खो दिया है। बल्कि इनके एम्स के डायरेक्टर को ये अवेयरनेस करनी चाहिए थी कि हमें आने वाले समय में इस तरीके की लहर आ रही है, तो हमें हॉस्पिटल होने चाहिए, बेड होने चाहिए, हमारे पास इतने सिलेंडर होने चाहिए। ये सब चीजें तुमने बाद में मंगवाई है, रसिया से, कहाँ कहाँ से, विदेशों से मंगवाई है। पर मैं अपना पति खो चुकी, मेरे पास तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। मैं कोरोना का सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं, कहाँ से शो करूं, और कहाँ से मैं मुआवजा मांगू? है क्या 50,000 में एक मोबाइल नहीं आता है, एक 50,000 में एक एसी नहीं लग पाता है? क्या वो मेरा फ्यूचर तय करेंगे? तो ऐसे बहुत, मैं उन आंकड़ों को नहीं मानती जो हॉस्पिटल में डेथ हुई, क्योंकि मेरी आंखों देखी बातें हैं। हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया कोविड के पेशेंट को, अंदर बेड नहीं थे, अंदर एंट्री नहीं ली उन्होंने। जो मैंने एक रात का नजारा पूरे यूपी में देखा, मथुरा में देखा, आगरा में देखा और दिल्ली में देखा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने वो जो चीजें देखी, वो मौतें मैंने देखी, वो रात। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैंने वो जो चीजें देखी, वो मौतें मैंने देखी, वो रात मैंने देखी। और जो ब्लैक मेरी मैंने देखी, जो ब्लैक हो रहा था धंधा, और जो सिलेंडर सरकारी उनमें से निकल निकल कर बिक रहे एम्बुलेंसों में, मैंने वो देखा। मैंने एम्बुलेंस भी 1 लाख के करीब का दिल्ली लाने के लिए, ऑक्सीजन के बिना तो वो नहीं, बिल्कुल मास्क के बिना नहीं रह पा रहे थे। सबों को ले जाने के लिए भी गाड़ियों में जो भाड़ा है वो बढ़ा दिया गया है। हाँ, उस चीज़ का तो बहुत बड़ा दुःख हुआ मुझे। एम्बुलेंस का बस इतना सहारा था कि वो सिलेंडर जब तक चल रहा था, जब तक मेरे पति की सांसें थी। मेरे पति को तो शुगर, बीपी भी नहीं था, नॉर्मल थे, और योगा-वोगा सब ये करते थे, और अचानक एक ही दिन के बुखार से इस तरीके से बहुत दिक्कतें तो मुझे आई हैं, मैंने झेली है। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे नहीं रखा। तो मैम आपने डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र किया, अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया? अस्पताल में जब लिया ही नहीं गया, तो मैं कहाँ से कोविड का सर्टिफिकेट लाके दूं? सारी दुनिया को नहीं लिया गया। मैं आंकड़ा गवर्नमेंट का नहीं मानती, मैं आंकड़ा अपना मानती हूँ। मैंने पति खोया है, मैंने अपने रिश्तेदार खोए हैं, मैंने अपने भाई बहन खोए हैं, मैंने पड़ोसी खोए हैं। मैं उनकी लड़ाई लड़ने आई हूँ, पूरे देश की लड़ाई लड़ने आई हूँ। मैं वो आंकड़ा मांग रही हूँ जो अस्पताल में ना होकर अस्पताल की बाउंड्रियों के बाहर मरे हैं। मैं उनका आंकड़ा मांग रही हूँ। तरफ से कहा गया कि हम जो बेहतर काम कर रहे हैं कोरोना काल में, सभी को बचा। सभी को कहाँ बचाया? मेरा आदमी को तो नहीं बचाया। जो लाखों करोड़ों दुनिया मर गई, उनको तो नहीं बचाया। किसको बचाया? मुझे बता दो, किसको बचाया? कौन बचाया? सरकार की ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मौत नहीं हुई। मेरे आदमी की ऑक्सीजन से मौत, ये तो सरकार बोल रही है ना, क्योंकि उनके घर में हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता। इन्होंने तो अपने अपने 5 स्टार होटलों में, अपने अपने बंगलों में नर्सें प्रोवाइड कर ली, अपने अपने घरों में सिलेंडर चोरी कर लिए। पप्पू यादव जी ने बिहार में कितनी एम्बुलेंस एक एमपी के घर में पकड़वाई बीजेपी के, हैं? क्या वो गलत थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो गलत थे पप्पू यादव जी? कितनी न्यूज में आपके सिलेंडर बाहर विदेशों से कहाँ से आ रहे हैं, आपकी दवाइयाँ हवाई जहाजों से आ रही हैं। क्या ये सब झूठ है मीडिया में? इतना बड़ा झूठ क्या लोगों को नहीं दिख रहा?
कि ऑक्सीजन की कमी थी, तो ये सिलेंडरों के भरमार कहाँ से बनी, कहाँ से चाइना, रसिया, पता नहीं कहाँ कहाँ विदेशों से आ रहे हैं, क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा? मैम लगातार देखा गया है कि प्रदर्शन कर रहे या महिला हो या छात्र हो, सभी को डिटेन किया जाता है, लगातार प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जाता, क्या कहेंगे आप? सर प्रदर्शन तो यूपी में नहीं करने देते हैं, क्योंकि यूपी से डर की वजह से मैं अपने आप को सेफ नहीं समझ रही थी, और मैंने आके जंतर मंतर में दिल्ली में मैं अपने आप को सेफ समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय एक धरना प्रदर्शन है, और यहाँ से मेरे को उम्मीद है कि मेरे को न्याय मिलेगा दिल्ली से, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट है, बाबा साहब की देन है, हम लोकतंत्र के वासी हैं, हम लोकतंत्र में खड़े हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, कोई हमारी आवाज को नहीं रोक सकता है। और कहने का मतलब हमने बीजेपी सरकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवाज रोक सकती है, अपने जिन राज्यसभा की आवाज रोक सकती है, पर आम आदमी की आवाज को वो रोकने के जिम्मेदार नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, हम वोट देते हैं, इनको राजा बनाते हैं मशीनों से, अपने वोटों से इनको राजा बनाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अब की इलेक्शनों में फिर उनको वही नतीजे मिलेंगे। मैम आप सामाजिक कार्यकर्ता भी है, आप कोरोना काल में कुछ लोगों की मदद भी की होंगी। मेरे परिवार ने, जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मेरे परिवार में भी सब डिसेबल बच्चों को ही पढ़ाते हैं, हम लोगों ने डिसेबल बच्चों पर ही काम किया है, मैं भी डिसेबल बच्चों की टीचर ही हूँ। और कोरोना काल में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, तो मेरे घर वालों ने तुरंत मालवीय नगर में, दिल्ली में 50-60 आदमियों का, 100 आदमियों का, उन्होंने एक सरकारी स्कूल में मतलब कि गवर्नमेंट सुविधा लेते हुए सरकारी स्कूल की, और तो इस तरीके से एक हॉस्पिटल बनाया, ताकि लोगों को जिनको मैम कम। आपकी क्या क्या मांगे हैं आप लोगों से? मेरी मांग ये है कि कभी तो ये 15 लाख देने की बात करते हैं, कभी 4 लाख देने की बात करते हैं, आप 50,000 की बात कर रहे हैं। हाँ, 50,000 में भी कोरोना का मैं सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं, जो मेरे आदमी के पास तो डेथ का भी सर्टिफिकेट नहीं है। और मेरी अपनी मांगे ये हैं कि जैसे मैं टीचर का मैंने कोर्स किया है, और मेरे को नौकरी दी जाए दिल्ली में, और मुझे मतलब कि मेरा इन चीज़ों से तो नहीं होने वाला, 50,000 रुपए से भी, तो मुझे कोई बिजनेस के लिए या कोई मुझे कंपनी फैक्ट्री के लिए पैसा दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि मैं लोन के तहत। लोन के तहत पैसा दिया जाए, ताकि मैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकूं, अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। ऐसे लाखों आदमी हैं, और मैं उनके ऊपर काम कर सकूं, और क्योंकि हमारी बेल्ट वहाँ पर है, इस तरीके के गरीब लोग तो आते हैं, मैम तो आप ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, क्या आगे भी जो लोग के परिवार में मृत्यु हुई होगी, क्या आप उनकी भी आवाज को उठाएंगे? सर मैं उन्हीं की आवाज उठाने के लिए आई हूँ। मेरी अपनी आवाज 50,000 से क्या होगा मेरा, मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ? 50,000 रुपए होते क्या, हमने नौकरियां करी, हमें पता है क्या होता है, एक महीने का खर्चा भी नहीं चल पाता उन 50,000 से। तो क्या कहेंगे सरकार को? सरकार से मेरी पूरी हिंदुस्तान की लड़ाई है, और मेरी अपना मैं न्याय मांग रही हूँ सरकार से। बस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, और यूपी के मतलब कि जो हैं हमारे योगी मंत्री जी से, उनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिस राज्य में भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई हैं, मैं सभी राज्यों के लिए बोलती हूँ, जहाँ भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हुई उनको मदद करें और उनका सहारा बने, और ताकि देखो उनका भी घर चले, आगे वो तरक्की करें। उनका कोई अनमैरिड बच्चा है तो उसको एजुकेशन में, छोटे बच्चे को हेल्प करें। कई घरों में तो माँ बाप भी चले गए हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप 50,000 रुपए देके क्या उनका फ्यूचर बनेगा? तो मैम कितना मुआवजा मिलना चाहिए आपके हिसाब मुआवजा तो कम से कम, देखो जो छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई वढ़ाई का ये है कि उनका पढ़ाई जब तक मैच्योर नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते हैं, उनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं, उनको पढ़ाई का मिलना चाहिए। और जैसे मैं अब विडो हो गई, मैं अकेली हूँ, मेरे को कोई बेबी भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मेरे को भी कम से कम, मैं गवर्नमेंट से कहूँगी 1 करोड़ का मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने एक अच्छे खासे आदमी को खोया है, कोई नई बीमारी नहीं थी उनमें, क्योंकि ये 5-10 हजार 2-4 लाख से कुछ नहीं होने वाला। अगर इनको नहीं है तो मुझसे ले ले गवर्नमेंट 10 लाख रुपए, मेरा पति मुझे वापस ला के दे दे। मैम कब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कब तक चलेगा ये? मेरा प्रोटेस्ट अभी आज का था, 13 तारीख का आज का मेरा प्रोटेस्ट था, 13/12/2021। आज मेरा एक ही दिन का प्रोटेस्ट है, और अगर गवर्नमेंट मेरा डिमांड नहीं सुनती है, या आम आदमी का डिमांड नहीं सुनती है, तो अब जो ये हमारा मुआवजा है, अगर हमारा मुआवजा 4 लाख से 50,000 पर आ गए हैं, क्या ये यूपी में लगाएंगे? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये पंजाब में लगाएंगे उस पैसे को? है, मैं ये मैम पूछना। लगातार ये आवाजें उठती रही है कि मोदी सरकार, योगी सरकार महिलाओं के लिए बेहतर काम कर रही है, इसको कैसे देखते सर मुझे तो अभी तक यूपी में न्याय नहीं मिला है, मैं यूपी से ही आई हूँ, और मैंने कंप्लेंट यूपी के पुलिस थानों में भी दी है, कोई मेरी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे अपने ससुराल में मेरी जो घर से मुझे निकाल दिया गया है, मेरी एंट्री तक नहीं हुई है, पुलिस वालों ने मेरी एंट्री मेरे घर में नहीं करवाई है, तो क्या न्याय मांगूंगी मैं? एक लेडीज होकर सड़कों पे घूम रही हूँ, और इस तरीके से न्याय मांग रही हूँ, पढ़ी लिखी एजुकेटेड होकर, एक दलित समाज की लड़की हूँ मैं, है उस समाज से आती हूँ, एजुकेटेड हूँ, और
मतलब कि ये सब मैम जिस चीजें। तरह से रैलियों में मोदी जी की रैली की बात कर ले या योगी जी के कहते हैं कि पहले जो है गुंडा माफिया बहुत ज्यादा थे, अब कम हो गए, महिला सुरक्षा में भी सुधार आया है, बेटियां सुरक्षित है। सर बेटियां कैसे सुरक्षित होगी? इतने कांड तो यूपी में डेली हो रहे हैं। हाथरस कांड हुआ है जिसमें मैं खुद भी शामिल थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे। हाथरस कांड में आप कैसे कहते हैं यूपी में लड़कियां सेफ हैं? कोई सेफ नहीं है कहीं भी यूपी में लड़कियां सेफ। किसने कहा गुंडा राज खत्म हो गया? सबसे बड़े तो मुझे यही लग रहे हैं इस तरीके से कि कोई भी आंदोलन करता है तो उनको तालिबान के तरीके से उनको अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। और जो बेचारे कोई आंदोलन करने की सोचता है यूपी में, उनकी फसलें, उनकी ज़मीनें हड़पने की बात करती है गवर्नमेंट की, उनकी ज़मीनों को बैन कर दिया जाएगा। जिसने भी आंदोलन लड़े और अपनी आवाज़ उठाई, तो वो बेचारे सारे किसान हैं, जो वहाँ के लोग अपनी बातों को कहना चाहते हैं यूपी में, तो वो अपनी ज़मीनों को डरते हैं कि सरकार हमारी ज़मीन छीन लेगी हमसे। मैम अगर बात की जाए योगी सरकार के काम का तो कितने नंबर देंगे आप? कैसा लगता माननीय मतलब कि मुख्यमंत्री जी को मैं नंबर तो नहीं दे सकती हूँ, ग्रेड तो मैं दे नहीं सकती हूँ। क्योंकि वो इसलिए नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वो एक तो बैचलर होने के नाते वो मैरिड नहीं है, वो महिलाओं की परेशानियां नहीं जानते कि महिलाएं सड़कों पर किस तरीके से पीड़ित हैं। तो मैं नहीं मानती कि उनको नंबर देने लायक हैं। और पहली बात तो वो एक संत आदमी है, उनको संत में ही रहना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में अगर कोई लाल चोला पहनकर आ जाता है, इस तरीके का चोला, लाल चोला पहनकर ऑरेंज कलर का घेरवा पहनकर आ जाता है, तो हम उसको राजनेता नहीं कहते हैं। समझ मैम गए? लगातार रैलियों में जाति धर्म के मुद्दे उठाए जाते हैं हर नेता की तरफ से, क्या लगता है चुनाव में ये मुद्दा होना सर चुनाव में जाति मुद्दे से ही और लोग आते हैं, जाति मुद्दा होता है और आंकड़े होते हैं उनके पास में, तो इस तरीके का तो होता ही है। चाहिए? लेकिन मैम विकास के लिए जाति धर्म मुद्दा है या और भी मुद्दा होना चाहिए? सर जाति धर्म से ना बढ़कर हमारे जैसे कि यूपी में हैं, जैसे अभी और पार्टियों के भी प्रचार चल रहे हैं, तो वो विकास को लेकर हो रहे हैं, तो उनका निर्णय आगे देखा जाएगा जो भी होगा। मैम जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रैलियां हो रही है नेताओं की तरफ से, उनमें क्या लगता है आपको कि ज्यादातर देखा जाता है कि धर्म पर ही बात होती है, क्या उनको और मुद्दा नहीं है? सर अंधविश्वास तो कोविड में भी इन्होंने फैलाया, थाली बजाओ कटोरा बजाओ, तो कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग तो अपने लोगों को खो बैठे हैं और मेरे हिसाब से तो विकास की बात होनी चाहिए। मैम आप एक महिला भी है, आज महंगाई किस तरह देखते हैं? महंगाई कोविड के बाद तो जो मैं अभी कुछ दिन पहले कोटला में मार्केट में साउथ एक्स में गई थी और मैं कुछ अपना रूम ठीक करा रही थी रहने के लिए, एक रूम अपने फादर के घर में। तो जो चीज़ 800 रुपये की थी हार्डवेयर की शॉप में, वो आज 1500 रुपये का वो मुझे बॉक्स मिला। वो कहने लगे कोविड था, तो कोविड में महंगाई हो गई, आगे कंपनियों ने रेट मैम बढ़ा जिस दिया तरह है। से गृहिणी जो है परिवार वाले जो हैं लोग कह रहे हैं लगातार कि रसोई के दाम भी बढ़ गए गैस के, इसको कैसे देखते हैं? सर रसोई के दाम जो बढ़े हैं, जो उम्मीदें थी यूपी सरकार में भी 400 रुपये का जो सिलेंडर गरीब आदमी बेचारा ले लेता था, लकड़ियाँ नहीं जला रहा था, चलो 400 रुपये में उनका गुजारा हो रहा है। आज वो 1000 रुपये 1100 रुपये में सिलेंडर हो रहा है, तो गांव वालों के लिए भी परेशानी है, एक दलित समाज गरीब आदमी को भी परेशानी है, पिछड़ों को भी परेशानी है। जिनके पास नहीं है 1000 रुपये वो कहाँ से देंगे? महंगाई पर सरकार को क्या कहना महंगाई पे सरकार को क्या कहे? सरकार को खुद नहीं नजर आ रहा है कि महंगाई इतनी हो रखी है, गरीब आदमी कहाँ से देगा? उनको तो क्या है, बैठे बैठे ऊपर अफसरों ने नोट्स बना दिए और वो अपनी बात को आगे रख देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं पार्लियामेंट में। वो सुनना कब पसंद कर रहे हैं किसी की भी बात को? मैम चुनाव में महंगाई मुद्दा बन सकता बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का। अभी से हम सुनते हैं, अभी से हम टीवी पे प्रचार देखते हैं, सब पार्टियों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं उनके बारे में। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। जो सरसों का तेल मैं भी बताती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के सामने, क्योंकि हमारी भी खेती बाड़ी है यूपी में आगरा में। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैंने कहा तेल खत्म हो गया है सरसों का, तो आप एक ले आओ। तो उन्होंने बोला अभी सरसों कटने वाली है, तो ऐसा करेंगे तो थोड़ा सस्ता हो जाता है, तब टीन में तुमको ला के दे दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। उनको मालूम था क्योंकि वो किसान थे, किसान के बेटे थे, हमारी अपनी खुद की फार्म हाउस थी। तो मैंने बोला ठीक है। अब तक तो वो सस्ते ही नहीं हुए, कितनी फसलें कट गई, अब दूसरी फसल लग रही है, तब भी सस्ता नहीं हुआ तेल। तेल तो महंगा ही है ना, गरीब आदमी तो दाल रोटी।